हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में आपसे ये कमेंट किया था कि मैं बांग्लादेश स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी, बट इट सीम्स कि बांग्लादेश में चीज़ें कुछ कंट्रोल में हैं। वहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस है इस वक्त, इन अ वे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और जो इस वक्त का इंटरिम सेटअप है वो डिसाइड कर रहा है कि टर्म्स क्या होंगी, आगे किन बेसिस पे हमने बढ़ना है। सो एक इंटरनल कंसेंसस की एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो कि खुशाइंद है। ऑफ कोर्स इट मीन्स कि वहाँ की जो न्यूली इमर्ज्ड स्टूडेंट लीडरशिप है वो अलॉन्ग विद द इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें उस लीडरशिप का हिस्सा भी है, वो कंसल्टेंसी की फेज़ में है। फ़ौज अपने दायरे कार में है और उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि एक रेवोल्यूशन आया है बांग्लादेश में, वो किस हद तक ठीक है। ये एक ट्रांजिशन का फेज़ था, ये एक टेम्प्रेरी चेंज था, या मज़ीद क्या होने जा रहा है वहाँ पे। ये ज़रूर है कि शेख हसीना के ख़िलाफ़ वहाँ पे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली कंसिडर किया जा रहा है कि एक्स्ट्रेडिशन के ज़रिए से उनको मुल्क में वापस लाएं, ताकि बांग्लादेश का जो अपना कानून है वो ट्रायल कर सके शेख हसीना का उन सारे केसेस में जो उस मुल्क के लोग समझते हैं कि दोज आर द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एंड ऑफ कोर्स वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ही आते हैं, क्योंकि एब्डक्शंस, मिसिंग पीपल, लोगों का कोटा सिस्टम के ज़रिए से एक पॉलिटिकल कंट्रोल, अथॉरिटेरियन रिजीम, प्रेस फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म, ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। बट उससे ज़्यादा जो सिचुएशन ख़राब है वो गाज़ा में है। गाज़ा को इज़राइल ने एक ऐसा एरिया बना दिया है जो लिवेबल नहीं रहा, जहाँ पे एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं रहा, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल, स्कूल्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नहीं रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो वहाँ पे रबल है, जो मलबा है बिल्डिंग्स का, अगर उसको उठाना आज शुरू करें तो उसमें ही सालों लग जाएंगे। और उस रबल के नीचे कितने लोग दफन हैं, वहाँ से कितने लोग भाग के अपनी जान बचा पाए हैं, ये एक अलग कहानी है। सो बेसिकली इन माय ओपिनियन इस वॉर से, इस कॉन्फ्लिक्ट से इज़राइल ने जो अचीव करना था वो कर चुका है। इससे आगे क्या होगा वो इर्रेलेवेंट है। हम लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं वेस्टर्न हिपोक्रेसी पे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी पे, बट वो तनकीद करनी भूल जाती है जब हम रवैया देखते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ का। 57 इस्लामिक कंट्रीज़, 57 के ब्लॉक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैलेस्टीनियंस के लिए खड़ी हो सके, और अगर खड़े हो जाएं और अपनी इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल करें तो बहुत मुमकिन था कि आज पैलेस्टीनियंस जो हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ अपने एक एरिया में बैठे हुए होते, को एग्जिस्ट कर रहे होते ज्यूइश कम्युनिटी के साथ या इजराइलीज़ के साथ। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि इजराइली कम्युनिटी में जो ज़ायनिज़म और ज्यूइश लोगों की डिवीज़न है वो क्या है, और क्या सारे ज़ायनिस्ट नेगेटिव लोग हैं, क्या सारे ज्यूज़ नेगेटिव लोग हैं। ये भी एक परसेप्शन है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक किया वो पहला अटैक नहीं था, वो इससे पहले भी कंसिस्टेंटली छोटे छोटे अटैक्स इजरायली सोल्जर्स पे करता रहा है। इसके अलावा किडनैप किए कई दफ़ा IDF इजरायली फोर्सेस के सोल्जर्स को उन्होंने। होता ये है कि जब 1 या 2 इजरायली सोल्जर्स किडनैप होते हैं या दे डाई, तो बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, एक गदर मच जाता है, जंग की फ़ज़ा क्रिएट कर देता है इजराइल और अटैक कर देता है पैलेस्टीनियन एरियाज़ पे। ये होता रहा है हिस्टोरिकली। ऑन द कॉन्ट्ररी हमास इमर्ज करता है कहीं से, क्योंकि वो कोई नेशनल आर्मी तो नहीं है पैलेस्टाइन की, वो तो एक रेजिस्टेंस वाली फोर्स है जो सिर्फ रेजिस्ट कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। वो इमर्ज करता है, अटैक करता है, गायब हो जाता है। होता क्या है, उस सब का जो मलबा है उसके जवाब में जो इजराइल फिर एक अटैक करता है वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे करता है। सो ये भी डिबेटेबल है कि ये जो हमास जैसी तंजीमें हैं या हिजबुल्लाह है, क्या ये फ़लस्तीनी लोगों को फेवर कर रहे हैं ये सब कुछ करके, या उनके लिए और ज़मीन उन्होंने तंग कर दी है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, इसकी इतनी डायमेंशंस क्रिएट हो गई हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको इमोशंस से हट के देखें और सोचें और समझें इसको। ईरान का आज तक इंतज़ार हो रहा है इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है उसके बाद से कि ईरान कब अटैक करता है।
डायरेक्ट अटैक करता है, हिजबुल्ला के ज़रिए से करता है, लेबनान से करता है, कि हूसीज़ के ज़रिए से रेड सी में से आता है, कहाँ से आता है, कैसे अटैक करता है, अभी तक इंतज़ार हो रहा है और गेस गेम चल रही है। साथ साथ सीज़ फायर की टॉक्स भी चल रही हैं, जिसमें मीडिएटर कौन है, इजिप्ट, दोहा और यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस की तैयारी भी चल रही है। इस सारी सिचुएशन में जो विन विन सिचुएशन है वो इजराइल की है। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ने इसको पर्सनल वॉर बनाया हुआ है फॉर हिज पॉलिटिकल करियर एज वेल। पार्शली ये बात भी सही है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये समझता है कि नेतन्याहू के जाने से कोई ऐसा इजरायली लीडर इमर्ज करेगा जो पीस की बात करेगा, तो ये भी खाम ख्याली है। इजरायली कम्युनिटी जनरली स्पीकिंग, मुझे इस एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दें, वाई वुड एनी ऑफ देम लेट पैलेस्टीनियंस कम बैक? जहाँ भी वो भाग कर गए हैं, उन्होंने पनाह ली है, चाहे इजिप्ट में ली है, गोलान हाइट्स में ली है, जहाँ भी ली है, वाई वुड दे लेट देम कम बैक? वो जो हिस्सा उनको मिला है ज़मीन का वेस्ट बैंक में और गाज़ा में, वो तो वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और आज तक इसराइल ने जितना एरिया भी जिस पे कब्ज़ा किया है उस पे अपनी सेटलमेंट्स ही बनाई हैं। तो ये जो मीडिया डिबेट करता है कि अगर नेतन्याहू ना होता तो अभी तक वहाँ सीज़ फायर हो गया होता, ये सब खाम ख्याली है। ये एक ऐसी वॉर है जो आइडियोलॉजिकल भी है, मुसलमानों के लिए भी, ज्यूज़ के लिए भी, लेकिन इसमें इतनी डिविजन्स क्रिएट हो चुकी हैं। एक ज़ायनिस्ट्स की लॉबी है, उसमें भी लेफ्टिस्ट भी हैं, राइट विंग के लोग भी हैं, जूइश हैं, उसमें भी एक्सट्रीम राइट के लोग हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं, यूएस है जो कि अपना स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी समझता है इसराइल को प्रोटेक्ट करना, और उसकी वजह से उसने एक एक करके मिडल ईस्ट के सारे मुस्लिम ममालिक को देखे तबाह कर दिया है। तो जब ये सब मुल्क तबाह हो रहे थे, उस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ थी? जिस वक्त इन सब मुल्कों को डिसमेंटल किया जा रहा था, उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि उनकी फ़ौजें कभी फ़लस्तीन के लिए खड़ी हो सकें, क्योंकि उनकी फ़ौजें तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं सीरिया की बात कर रही हूँ, मैं लीबिया की बात कर रही हूँ। जब ये सब हो रहा था उस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ थी? उस वक्त हम बात क्यों नहीं कर रहे थे कि असल में ये एक ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है कि ऐसा वक्त आ जाए कि फ़लस्तीनियों को डिफेंड करने के लिए कोई आर्मी ना आ सके। आज मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है और मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं कि अगर मैंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स विद इज़राइल को परसू किया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से प्रेशर आ रहा है तो वो सिर्फ लोग हैं, सारे मुल्कों में, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो नहीं हैं। इस वक्त जो दुनिया का इंसानियत का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। सो इन यूएस, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप अरब हैं, चाहे आप जोइश हैं, जिसमें ज़मीर है, जिसमें कॉन्शियस है, वो आज फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ मुसलमान इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, ऐसा नहीं है। हर फ़िरके में, हर मज़हब में लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और जो कुछ इज़राइल कर रहा है वो गलत है। इसी तरह जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है उस पर बात हो सकती है, लेकिन क्या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो आज आयरन क्लैड सपोर्ट है इज़राइल को, वो आज क्रिएट हुई है? 1948 में जब इज़राइल क्रिएट हुआ था वो तब नहीं थी? दीज आर द क्वेश्चंस विच आई वांट यू टू थिंक अपॉन, और इनके ऊपर डिबेट होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, वेल डिज़ाइंड है, वेल प्लान्ड है। और आज जब हम बच्चे, बूढ़े, हर तरह के सिविलियंस को, इवन फ़ौजियों को या लड़ने वालों को जो कि समझते हैं कि हमारी सरज़मीन है, हमें इसके लिए लड़ना है, मरते देख रहे हैं, तो आज हमें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट को इतना बड़ा कर देना, उसका साइज़ इतना बड़ा कर देना कि फिर वो किसी के भी कंट्रोल में ना रहे, यही एजेंडा था हमेशा से, और आज वो एजेंडा पूरा हो चुका है। सीज़ फायर टॉक्स कामयाब नहीं होंगी, इसी तरह गज़ा पे हमले जारी रहेंगे। जितने फ़लस्तीनी बच जाएंगे, और मैं ये कोई खुशी से नहीं कह रही, मैं ये रियलिस्टिक एनालिसिस दे रही हूँ, जितने फ़लस्तीनी बच जाएंगे उनको भाग के रिफ्यूजी स्टेटस के साथ कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली इन इजिप्ट। और इजिप्ट में इतनी मनी पंप कर दी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से, कि अगर उनकी तरफ फ़लस्तीनी जा रहे हैं तो उनकी इकॉनमी पे बोझ ना पड़े। और दोहा और कतर वाहिद मुल्क है जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, जिसने अपने मीडिया के ज़रिए से
एक लम्हे के लिए भी सेंसर नहीं किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी आपको ब्लैंकेट सेंसरशिप मिलेगी तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी और मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे भी, चाहे वो CNN हो, चाहे वो फॉक्स हो, सारे इक्वली बिहेव कर रहे हैं। एंटी सेमिटिज़म के नाम पे आप बात नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आप कोई प्रोग्राम करें, कोई बातचीत करें और उसे वहाँ अपलोड करें और उसमें फ़लस्तीन की सपोर्ट होती हो और ज्यूज़ पे तनकीद होती हो, उस पर स्ट्राइक आ जाएगी और आपको उधर से वो रिमूव करना पड़ेगा। सो बहुत सारे चैनल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, वो इस पर बात करते हैं लेकिन उन्हें पता है कि अगर हमने इसे अपलोड किया तो इसके ऊपर स्ट्राइक आएगी और फिर बिजनेस इंटरेस्ट सभी को बहुत अजीज़ होते हैं। सो ये स्नोबॉल हुआ है मामला, स्नोबॉलिंग स्लोली 1948 से चला। बीच में नकबा हुआ, मैं नकबा के ऊपर पूरी एक वीडियो कर चुकी हूँ कि वो क्या था, फर्स्ट नकबा क्या था, सेकंड नकबा क्या था, जिसमें बड़े सिस्टमिक तरीके से पैलेस्टीनियन जेनोसाइड 1948 से जारी है। और आज जो बच्चे खुचे हैं वो तो सिर्फ अपना आखिरी वक्त अपनी सरजमीन पे गुजार रहे हैं। दिस इज़ हाउ आई सी इट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, वहाँ पर आपको अमन सिर्फ कहने को नज़र आ जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि गज़ा और वेस्ट बैंक, खान यूनस, ये सारे इलाके जो कि थोड़े बहुत फ़लस्तीनियों के रह गए थे, ये भी अब रहने के काबिल नहीं रहे। सो मच सो कि वहाँ पे इतने वायरसेस चले गए हैं, इतनी वबाई अमराज वहाँ पहुँच गए हैं। गाज़ा वॉज फ्री फ्रॉम पोलियो सिंस लास्ट 25 ईयर्स और वहाँ पे एक 10 मंथ्स के बेबी में पोलियो वायरस है। उनको वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 7 डेज़ का सीज़ फायर चाहिए। इज़राइल वो देने को भी तैयार नहीं है और ज़ाहिर है इज़राइल वो देने को इसलिए तैयार नहीं है कि इस वक्त इज़राइल की मर्ज़ी चल रही है और US वेपन्स प्रोवाइड करने से लेके मिलिट्री एड से लेके मॉरल सपोर्ट तक बिल्कुल बैक पे खड़ा है इज़राइल के साथ। सो दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन द वर्ल्ड। हर कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी डायमेंशन इख्तियार कर लेता है आखिरकार कि या आपको हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़ा होना पड़ता है या लेफ़्ट साइड पे। इसके बाद जो जनरेशन US में बड़ी होगी ये सब देखती हुई, जिसको कैंपसेस पे पुलिस ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ा, स्टैनफोर्ड की प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन्हें ये लगता है कि स्टैनफोर्ड में और आईवी लीग में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफ कोर्स कॉरपोरेट्स की होती हैं और उन्हें ये लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही स्टूडेंट्स के सामने अपनी पोजीशन, तो उन्होंने रिज़ाइन किया है। सो ये एक नई जनरेशन एवॉल्व कर रही है विद इन US और ये US के लिए एक इंटरनल चैलेंज बनेगा वक्त के साथ साथ ह्यूमन राइट्स का मामला, क्योंकि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करके उन्होंने कैंपसेस पे स्टूडेंट्स के साथ सलूक किया है, प्रोफेसर्स के साथ सलूक किया है। अभी अरब अमेरिकन वोटर के बारे में हम देखेंगे कि उनका वोट किस तरफ जाता है। स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में कहा जाता है, जो डिसाइड करती हैं अमेरिकन इलेक्शन कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी वो स्विंग स्टेट जैसे मिशिगन है वो जीत लेती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इलेक्शन जीतने के, वो किस तरफ जाती हैं। ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे US का फ्यूचर और ये बहुत इमेंस चैलेंज है। कैमला हैरिस उसके लिए बहुत वीक कैंडिडेट है। ट्रंप अगर आ गए तो वो अपने तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। दैट इज़ अनदर चैलेंज फॉर द US डेमोक्रेसी बिकॉज वो एक अनकन्वेंशनल वे में चीज़ों को लेके चलते हैं। उनको वो लफाजी नहीं करनी आती जो डेमोक्रेट्स बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सो इस वक्त लोगों की होप्स ट्रंप के साथ खड़ी हुई हैं, बट एवरीथिंग कम्स विद अ बैगेज। सो लेट्स सी कि ये किस डायमेंशन में चीज़ें जा रही हैं। आई ट्राई कि जब चीज़ें ऐसे कन्वर्जिंग पॉइंट पे आएँ जिस पर डिस्कशन हो सके तब मैं कोई वीलॉग करूं। सो आजकल डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन हो रहा है जिसमें फाइनली उनके जो नॉमिनेशंस होती हैं वो अनाउंस हो जाती हैं, जो पॉलिसी होती है जिसे मैनिफेस्टो कह लें वो अनाउंस हो जाती है। तो एक क्लियर पिक्चर आती है कि ये पार्टी किस एजेंडे के साथ इन इलेक्शंस में जा रही है। तो 22 तक वो कन्वेंशन चलेगा। आई एम क्लोजली वॉचिंग दैट कन्वेंशन। कैमला हैरिस क्या पॉलिसी लेके आती हैं वो डिफ़ाइन करेगा कि गाज़ा का फ्यूचर क्या है, इमीडिएट फ्यूचर एटलीस्ट क्या है। बाकी जो मैंने ग्रैंड एक एनालिसिस आपको दिया है कि जो फ्यूचर डिफ़ाइन होना था वो तो हो चुका, लेकिन फिर भी US फेस सेविंग के लिए ही सही किस डायरेक्शन में चलता है, आई विल कीप यू पोस्टेड।